हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं रेजिडेंशियल इन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि हमारा सीए इंटर और आईपीसीसी पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज की मेरी इस तीसरी क्लास में, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा स्कोप ऑफ द टोटल इनकम के बारे में। तो अभी तक की हो चुकी क्लासेस को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन क्लासेस के कंटिन्यूएशन में हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, क्लास को देख लेते हैं। स्कोप ऑफ द टोटल इनकम में हमें क्या डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी और किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी रखी गई है रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, उसके बाद रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और फिर रखा गया है नॉन रेजिडेंट को। तो मैंने आपको ये भी बताया था, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में सभी इनकम टैक्सेबल होंगी, जबकि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में कुछ इनकम ऐसी होंगी जिन्हें टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। एंड सिमिलरली नॉन रेजिडेंट के केस में भी कुछ इनकम ऐसी होंगी जो टैक्सेबल नहीं होंगी। रादर आई वुड से नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ इनकम ही होंगी जो टैक्सेबल होंगी, बाकी इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी। तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही समझाऊंगा कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है और किसके लिए टैक्सेबल नहीं है। और यही हमारा टॉपिक है, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज में अलग अलग पॉइंट्स को हम समझेंगे कि किस इनकम को किसके हैंड्स में टैक्सेबल करना है और किसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं स्कोप ऑफ द टोटल इनकम के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। When we say scope of the total income, under the Income Tax Act, incidence of tax on any person depends upon his residential status। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, ये डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। The scope of total income of an SSC depends upon the following three important considerations. First, the residential status। तो अगर आप किसी का स्कोप ऑफ इनकम टैक्स जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सेकंड, द प्लेस ऑफ अक्रूवल और द रिसीप्ट ऑफ इनकम, वेदर अक्रूवल और डीम्ड। वो प्लेस आपको पता लगाना होगा कि किस प्लेस पर वो इनकम अक्रू हुई है या रिसीव हुई है। और साथ के साथ आपको देखना होगा कि और साथ के साथ आपको ये भी देखना होगा कि वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू कहाँ हुई है। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, डीम्ड का क्या मतलब होगा आप आगे ग्रेजुअली समझ जाएंगे। थर्ड जो एस्पेक्ट आपको देखना है, द पॉइंट ऑफ अ टाइम एट विच द इनकम हैड एक्रूड और was received by or on behalf of the SSC। और आपको साथ के साथ वो पॉइंट ऑफ टाइम भी देखना होगा जब वो इनकम अक्रू हुई थी या डीम टू बी अक्रू हुई थी और उसको रिसीव किया गया था, चाहे एसएससी के द्वारा रिसीव किया गया था, चाहे उसके बिहाफ पर किसी और के द्वारा रिसीव किया गया था। तो आपको तीन एस्पेक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, मींस ये ROR है, RNOR है या नॉन रेजिडेंट है। साथ के साथ आपको देखना होगा पॉइंट ऑफ अ टाइम कि किस पॉइंट ऑफ अ टाइम पर वो इनकम अक्रू हुई थी, और आपको देखना होगा प्लेस ऑफ अ रिसीव्ड, कहां पर वो इनकम रिसीव हुई थी या अक्रू हुई थी या डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रू हुई थी। तो इन तीन एस्पेक्ट के बाद आप आगे ये डिटरमाइन करेंगे कि वो पर्सन के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस आपको देखना है, प्लेस ऑफ अक्रूवल आपको देखना है, अक्रूवल और रिसीप्ट एज द केस में भी, और आपको साथ के साथ पॉइंट ऑफ अ टाइम भी आइडेंटिफाई करना है टू एस्टेब्लिश दैट द पर्टिकुलर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन और नॉट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं द एम्बिट ऑफ टोटल इनकम ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ एसएससी वुड बी एज फॉलोज। तो सबसे पहले हमने समझा था
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा ROR। दूसरे नंबर पर हमने समझा था रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा RNOR। और थर्ड नंबर पर हमारे सामने है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर जब आप देखेंगे, नॉन रेजिडेंट, इसको मैं कहूंगा शॉर्ट में NR। तो इन तीनों के लिए ही हमें समझना है कि कौन सी इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी और किसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। तो चलिए वापस आ जाते हैं। रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसके हाथ में क्या टैक्सेबल होगा? रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा, कौन सी इनकम होंगी जिस पर इसको टैक्स नहीं देना होगा, वो हम समझेंगे यहां पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, द टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट एसएससी वुड कंसिस्ट ऑफ, जो टोटल इनकम होगी रेजिडेंट एसएससी की टोटल इनकम होगी उसके अंदर ये इंक्लूड होगा। पॉइंट नंबर 1, इनकम received or deemed to be received in India during the previous year। तो वो इनकम जो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ने रिसीव करी होगी या डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब या तो उसने रिसीव कर ली है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड कर ली है। डीम्ड टू बी रिसीव का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इनकम मानो या ना मानो आपको रिसीव हो गई है, मतलब एसएससी की यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ पर वो ये नहीं कहेगा कि मैंने रिसीव नहीं करी, यहाँ पर डीमिंग फिक्शन के थ्रू मान लिया जाएगा कि आपने ये इनकम रिसीव की है। तो डीम्ड का मतलब मैं आपको पहले भी एक जगह बता चुका हूं, मानो या ना मानो मान लिया जाएगा। तो व्हेन वी से इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही रखा गया है, आपने इनकम रिसीव की है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ROR के केस में, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर कोई इनकम आपने रिसीव करी है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड करी है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपके हाथ में, आपके हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। आई एम हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स। सबसे पहला है रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सेकंड नंबर पर आप यहां रख सकते हैं इन इंडिया, इंडिया में होनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पर आप हाईलाइट करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव हुई है, तो उस केस में वो इनकम ROR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। पॉइंट नंबर 2, इनकम which accrues or arise or deemed to be accrues or arise। एक ऐसी इनकम जो अक्रू हुई है या अराइज हुई है या फिर डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुई है। इट मींस मानो या ना मानो हम मान लेंगे कि ये अक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड पॉइंट नंबर 3 आएगा। तो सेकंड नंबर को एक बार और देख लेते हैं, एनी इनकम जो आपको अक्रू और अराइज हुई है या फिर डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ROR। रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इनकम which accrues or arise outside India even if it is not received or brought into India during the previous year। तो अगर ऐसी कोई इनकम जो आपको इंडिया के बाहर जाकर रिसीव हुई है या इंडिया के बाहर जाकर अक्रू हुई है, चाहे वो आप इंडिया में लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं, that income will also be considered as an income in the hands of resident, but resident ordinarily resident।
तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हाथ में 3 इनकम टैक्सेबल हो गई। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। पहली इनकम जो उसने इंडिया में रिसीव करी या डीम्ड टू बी रिसीव करी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी कौन सी इनकम, जो उसने इंडिया में अक्रू और अराइज करी या डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज करी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और तीसरी इनकम, एक ऐसी इनकम जो उसने इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया में रिसीव करी या अक्रू करी, चाहे वो इनकम वो इंडिया में लेके आया या नहीं लेके आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो 3 इनकम यहां पर टैक्सेबल हो गई है। थर्ड नंबर पॉइंट को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो इनकम भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी इफ यू आर अ ROR। अगर आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, तो ये 3 इनकम है जो आपके एम्बिट में टैक्सेबल हो जाएंगी, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगी। तो अगर मैं इसी बात को एक सिंपल टर्म में यहां पर लिखूं, तो यहां आप देख सकते हैं, इन अ सिंपल टर्म, resident and ordinarily resident has to pay tax on the total income accrued or deemed to be accrued, received or deemed to be received in or outside India। तो चाहे उसने कोई इनकम इंडिया में कमाई है, चाहे कोई इनकम उसने इंडिया के बाहर कमाई है, चाहे कोई इनकम उसने इंडिया में रिसीव करी है, चाहे कोई इनकम उसने इंडिया के बाहर जाकर रिसीव करी है, वो सभी इनकम पर उसको टैक्स देना होगा। तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में मैं ये कह सकता हूं कि चाहे वो पर्सन इंडिया में कमाता है, चाहे वो इंडिया के बाहर कमाता है, उसे उसके हाथ में सभी इनकम पर टैक्स देना होगा। मींस वो इनकम जो उसने इंडिया में या इंडिया के बाहर कमाई है, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट सभी इनकम पर टैक्स देगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया में कोई इनकम कमाऊंगा तो मैं उस पर भी टैक्स दूंगा। मैं इंडिया के बाहर अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में मैंने कोई कंसल्टेंसी दी या कोई भी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी और वहां से मुझे कोई इनकम आएगी, तो वो इनकम भी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है जी। तो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। द टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एसएससी वुड कंसिस्ट ऑफ। तो RNOR के केस में कौन कौन सी इनकम कवर की जाएंगी, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाएंगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट, इनकम received or deemed to be received in India during the previous year। अगर कोई इनकम है जो रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुई है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो RNOR के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है जो ROR के केस में था। ROR में भी जब आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में सेम एज इट इज लिखा हुआ था, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेम इज द केस विद RNOR। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, इनकम which accrue or arise or deemed to be accrue or arise in India during the previous year, that is again a same। जब आपने देखा था ROR के केस में भी पॉइंट नंबर 2 यही लिखा हुआ था, अगर कोई इनकम अक्रू और अराइज हुई है या डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ RNOR। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट नंबर 1 सेम है एज ROR, पॉइंट नंबर 2 भी सेम है एज ROR। डिफरेंस है पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए हाउएवर के बाद क्या लिखा हुआ है, हाउएवर वेयर सच इनकम इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, then it must be included in his total income even though it accrue or arise outside India। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं, अगर आपने ऐसी कोई इनकम कमाई है जो आउटसाइड इंडिया में है, आपने ऐसी कोई इनकम अक्रू करी, अराइज करी
विच इज आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इनकम जो जनरेट हुई है, वो इनकम जो अक्रू अराइज हुई है, वो ऐसे बिजनेस की वजह से हुई है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, या फिर ऐसे प्रोफेशन की वजह से हुई है विच इज सेटअप इन इंडिया, देन इन दैट केस आरएनओआर को उस इनकम पर भी टैक्स देना होगा। वो इनकम भी आरएनओआर के केस में इंक्लूड कर ली जाएगी while computing the total income of SSC। आरएनओआर के केस में और आरओआर के केस में एक बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आया है, आरओआर इंडिया में बैठी हुई सभी इनकम पर टैक्स देगा, इंडिया में रिसीव करी, इंडिया में अक्रू हुई, डीम टू बी अक्रू अराइज हुई, यहां तक सेम है। पॉइंट नंबर 3 जहां पर लिखा हुआ था कि आरओआर विदेश में कमाई हुई इनकम पर भी इनकम टैक्स पे करेगा, मतलब अगर उसने कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में अर्न करी है उस पर भी उसको इनकम टैक्स पे करना है। तो यहां पर डिफरेंस है आरएनओआर के केस में, जहां पर यह लिखा हुआ है कि आरएनओआर अपनी विदेशी इनकम पर टैक्स देगा, केवल तभी देगा जब वो एक ऐसे बिजनेस से कमाई गई है जो कि इंडिया से कंट्रोल होता है, या ऐसे प्रोफेशन से कमाई गई है जिसका सेटअप इंडिया में किया गया है, देन इन दैट केस ओनली आरएनओआर के केस में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो हाउ एवर वाला पॉइंट एक बार फिर से देखिएगा, हाउ एवर वेयर सच इनकम इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड, जो कि आप इंडिया से कर रहे हैं, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो आपने कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया, या आपने कोई प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया और उससे आप कोई इनकम कमाते हैं, देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, तो वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी, इवन दो चाहे इट अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। तो चाहे वो उसको इंडिया के बाहर ही क्यों ना अक्रू और अराइज हुई हो, चाहे इंडिया के बाहर ही क्यों ना उसको रिसीव हुई हो, then in that case that income will be considered as an income in the hands of resident, not ordinarily resident। RNOR के केस में वो इंक्लूड कर ली जाएगी। स्टूडेंट्स नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा, सो नॉन रेजिडेंट्स टोटल इनकम इंक्लूड, नॉन रेजिडेंट के केस में इंक्लूड किया जाएगा इनकम received or deemed to be received in India in the previous year। तो अगर कोई इनकम उसने इंडिया में रिसीव करी होगी या इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव की होगी, वो इनकम उसकी इंक्लूड कर ली जाएगी while computing the total income of non resident। तो यहां पर भी आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 सेम है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में भी ऐसा ही था, आरएनओआर के केस में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी सेम बात लिखी हुई है। दूसरे नंबर पर लिखा है इनकम विच अक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, अराइज हुई है, या डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, then in that case that income will be included in the hands of non-resident। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 जो है वो भी सेम है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, पॉइंट नंबर 3 अलग अलग है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में कहा गया आप विदेश में कमाई गई इनकम पर भी टैक्स दोगे, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में कहा गया आप विदेश में कमाई गई इनकम पर भी टैक्स दोगे, लेकिन अगर वो इनकम एक ऐसे बिजनेस से आई है जो इंडिया से कंट्रोल होता हो, या ऐसे प्रोफेशन से आई है जिसका सेटअप इंडिया में हुआ हो, तभी आपको वो इंक्लूड करना है। और नॉन रेजिडेंट के केस में पॉइंट नंबर 3 है ही नहीं, वहां तो केवल ये बोला है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप इंडिया में रिसीव की गई इनकम और इंडिया में अक्रू अराइज की गई इनकम पर ही इनकम टैक्स पे करेंगे, हम आपकी विदेशी इनकम पर हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप सपोज कीजिए कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, लेट्स से कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है या कहीं और किसी देश का क्रिकेटर है, और वो इंडिया में आके
कोई इनकम कमाए तो हम केवल उससे इंडिया की इनकम पर ही टैक्स लेंगे। उसकी वो इनकम जो उसने अपने देश में रहते हुए या किसी और देश में जाके कमाई होगी, हम उस पर उससे टैक्स नहीं मांगेंगे अगर वो नॉन रेजिडेंट हुआ तो आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर एक नोट है, इस नोट को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं रीड कर देता हूं। ऑल एसएससीज वेदर रेजिडेंट और नॉट are chargeable to tax in respect of their income accrued, arise, received, or deemed to be accrued, arise, or to be received in India. Whereas resident alone are chargeable to tax in respect of income which accrue or arise outside India. तो बड़ी ही सिंपल सी चीज यहाँ लिखी हुई है, सभी टैक्स पेयर उस इनकम पर तो टैक्स देंगे जो उसने इंडिया में रहते हुए रिसीव करी, इंडिया में रहते हुए अक्रू करी, इंडिया में रहते हुए डीम टू बी अक्रू और रिसीव करी, एज द केस में बी। लेकिन केवल रेजिडेंट वाले लोग जो हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ROR, वही ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर कमाई गई इनकम पर भी अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में इंडिया की इनकम एज वेल एज इंडिया के बाहर कमाई गई इनकम, बाहर रिसीव की गई इनकम पर भी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। तो इसी पूरे डिस्कशन को जो मैंने अभी आपके साथ किया, इसको मैंने एक चार्ट फॉर्म में रखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो पाए। देख लेते हैं इस चार्ट फॉर्म का एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, ये मेरा पॉइंट नंबर ए था अगर आपको याद हो। दूसरे में मैंने रखा है इनकम अक्रू और अराइज और डीमिंग टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये मेरा पॉइंट नंबर बी था जो मैंने अभी आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करवाया उसके अंदर। और तीसरा था वो इनकम जो आपने आउटसाइड इंडिया में अक्रू की है, ये मेरा पॉइंट नंबर सी था। तो फर्स्ट मैंने रखा है यहाँ पर रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ROR को, उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है RNOR को, और तीसरे नंबर पर मैंने रखा है नॉन रेजिडेंट को। तो अब तीनों ही केसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले वो इनकम जो आपने रिसीव करी या डीम टू बी रिसीव करी इन इंडिया, इंडिया में रहते हुए इंडिया में रिसीव करी, तो वो इनकम तीनों के ही केस में टैक्सेबल होगी, चाहे आप ROR हैं, चाहे आप RNOR हैं, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं। ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज ये इंडिया में रिसीव हुई है। जबकि दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, इनकम अक्रू और अराइज, इनकम अक्रूइंग और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो ये रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल है क्योंकि ये इंडिया में अक्रू हुई है, इंडिया में अराइज हुई है। RNOR के केस में भी टैक्सेबल होगी, एंड साथ के साथ ये नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी। तो यही मैंने आपको बताया था, पॉइंट नंबर ए और बी तीनों ही केसेस में सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन ROR, RNOR और NR इन अ केस ऑफ पॉइंट नंबर ए एंड बी। अब पॉइंट नंबर सी, जो आपने इनकम बाहर कमाई है, इंडिया के बाहर कमाई है, तो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तो ये टैक्सेबल है ही, ये तो मैंने बता ही दिया, चाहे वो आप इंडिया में लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। तो यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इवन दैट आपके केस में वो टैक्सेबल हो जाएगी अगर आप ROR हैं। और अगर आप RNOR हैं तो ये इनकम आपकी टैक्सेबल होगी ओनली इफ द बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। तो मान लीजिए आप विदेश में कोई पैसा कमाते हैं लेकिन वो ऐसे बिजनेस से नहीं है जो इंडिया से चलता है, या ऐसे प्रोफेशन से नहीं है जिसका सेटअप इंडिया में हुआ है, तो उस केस में RNOR के केस में वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। और नॉन रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होनी ही नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट के केस में जो उसने अपने देश में या किसी और देश में जाके कमाई, इंडिया में नहीं कमाई, इंडिया में नहीं रिसीव करी, वो फिर उसका टैक्सेबल नहीं होगा। तो उस पर इंडिया टैक्स नहीं लेगी। उसका अपना देश के टैक्सेशन लॉ क्या कहते हैं, वहां के रूल्स क्या हैं, वहां के एक्ट क्या हैं, ये वहां मैटर करता है, हमारे लिए वो मैटर कंसर्न नहीं है।
स्टूडेंट्स इसी चीज को मैंने फिर एक चार्ट फॉर्म में रखा है ताकि आप इसको एक डिफरेंट डायनेमिक वे से एनालिसिस कर पाए। इन केस ऑफ आरओआर, इन केस ऑफ आरएनओआर और इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे टैक्सेबल होंगी। अगेन दिस इज अ पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी एंड दिस इज पॉइंट नंबर सी। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद क्या बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम वही हो जाएगी जो मैंने अभी तक आपको डिस्कशन का पार्ट बनाया है। तो अभी तक के डिस्कशन को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस को तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तीन इनकम टैक्सेबल होंगी, जो उसने इंडिया में रिसीव करी और डीम टू बी रिसीव, जो उसने इंडिया में अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज करी, जो उसने विदेश में रह के अक्रू और अराइज करी, चाहे वो इंडिया में लेके आया है चाहे नहीं लेके आया है। नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में जो उसने इंडिया में रिसीव करी या डीम टू बी रिसीव करी, इंडिया में अक्रू करी या डीम टू बी अक्रू करी, और जो उसने विदेश में कमाई लेकिन ऐसे बिजनेस से जो इंडिया से कंट्रोल होता हो या ऐसे प्रोफेशन से जो इंडिया में सेटअप हुआ हो। जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में पहले दो पॉइंट सेम है, तीसरा पॉइंट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब उनकी विदेशी इनकम पर कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार लॉजिक समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह बात करता है ग्लोबल इनकम की। तो क्या लिखा है ग्लोबल इनकम में, देख लेते हैं। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रेजिडेंट इन इंडिया वाले को आरओआर को ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है, मतलब जो उसने इंडिया में कमाई है वो भी और जो इंडिया के बाहर कमाई है उस पर भी। बट वेयर एन एसएससी हैज पेड टैक्स, लेकिन अगर उसने टैक्स दे दिया है in the foreign country on the income which accrue or arise outside India। मान लीजिए आपने इंडिया का आरओआर, आप इंडिया के आरओआर को रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, ग्लोबल इनकम आपने कमाई और जिस कंट्री में आपने इनकम कमाई उस कंट्री ने आपसे टैक्स ले लिया है क्योंकि वहां का लॉ ऐसा कहता है कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में he shall get a relief of tax paid by him in the foreign country। तो जो आप फॉरेन कंट्री में टैक्स दे के आए होंगे उतने का आपको यहां पर रिलीफ दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको रिलीफ ना दिया जाए तो आपके ऊपर तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक ऐसी इनकम जो आपने फॉरेन में कमाई, आप उस पर फॉरेन में भी टैक्स दे आए और उसी इनकम पर आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में तो एक ही इनकम पर दो बार आपको टैक्स देना पड़ गया। तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया रिलीफ का, जहां पर कहा गया कि अगर आप किसी इनकम पर फॉरेन में टैक्स दे आए हैं और वो इनकम आपकी इंडिया की इनकम में इंक्लूड हो रही है, देन इन दैट केस यू विल गेट अ रिलीफ। आपको उसका रिलीफ दे दिया जाता है अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये आप सीए फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होते हैं, उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं। बट अभी के लिए आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि अगर आपने फॉरेन में किसी इनकम पर टैक्स दे दिया है तो आपको उसका रिलीफ दे दिया जाता है while computing the total income under India। तो he shall get a relief of tax paid by him in the foreign country while computing his tax payable on such income in India। This is known as the double taxation relief। इसी को हम डबल टैक्सेशन रिलीफ के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, the income which has in any preceding year been included in the total income of a person on accrual basis shall not again be included on its receipt by him in India during the previous year। तो मान लीजिए कोई इनकम है जो ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल आपकी इनकम में इंक्लूड कर ली गई है इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जब आप उस इनकम को उठाकर लाएंगे इंडिया में, एक्चुअल में उसे रेमिट करेंगे इंडिया में,
तो वो दोबारा से टैक्सेबल नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड इन एनी ऑफ द अर्लियर प्रीवियस ईयर। आप सपोज कीजिए आपने आज एक इनकम अक्रू करी है आउटसाइड इंडिया, तो एज पर अक्रूअल पॉइंट नंबर बी वो टैक्सेबल हो गई, या पॉइंट नंबर सी एज द केस में भी वो टैक्सेबल हो गई। 2 साल बाद 1 साल बाद आप उसे एक्चुअली रेमिट करते हैं, एक्चुअल में फंड्स लेके आते हैं, तो वो उस टाइम पर टैक्सेबल नहीं होगी जब वो रेमिट की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही टैक्स हो चुकी है एट द टाइम ऑफ अक्रूवल और अराइज। पॉइंट नंबर 3, any income is to be included in the total income only if it is taxable as per the provision of income tax and shall be computed as per the provision of act. Similarly, exempt income shall not form a part of total income. तो कोई भी इनकम है, चाहे आपने इंडिया में कमाई है, चाहे इंडिया के बाहर कमाई है, चाहे आपने इंडिया में रिसीव करी, चाहे इंडिया के बाहर रिसीव करी, अक्रू करी, एज द केस में भी, वट एवर द केस इज, वो इनकम आपकी इनकम में केवल तभी इंक्लूड की जाएगी जब वो टैक्सेबल होगी एज पर द लॉ। अगर कोई इनकम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है, देन इन दैट केस वो इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, एग्जेम्प्ट इनकम को आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन व्हाट इज रेलेवेंट इज द फर्स्ट रिसीप्ट। तो आपको क्या देखना है यहां पर? फर्स्ट रिसीप्ट देखनी है। इफ एन अमाउंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड देन सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, it shall be received outside India and merely because it has been remitted to India would not make an income received in India. तो अगर आपको कोई इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हुई है और आप उसे इंडिया में लेके आते हैं, जस्ट रेमिट करते हैं, तो उस केस में वो ये नहीं माना जाएगा कि आपने इंडिया में रिसीव करी, क्योंकि आपको यहाँ पर फर्स्ट रिसीप्ट देखनी है। जब आप पहली बार कोई अमाउंट रिसीव करते हैं वो आपको देखना है, ना कि जब आप उसको सब्सिक्वेंटली रेमिट करते हैं वो इवेंट आपको नहीं देखना है। बहुत सिंपल सा केस, कोई इनकम आपने यूएसए में रिसीव करी लेकिन आप उसे इंडिया में रेमिट करके ले आए फॉर एनी रीजन, तो वो जब रेमिट होगी इंडिया में वो आपकी इनकम तब नहीं मानी जाएगी, बिकॉज वो फर्स्ट रिसिप्ट नहीं है। फर्स्ट रिसिप्ट तो आपकी यूएसए में ही क्रिएट हो गई थी। तो अगर वो यूएसए में किसी भी वजह से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्सेबल नहीं थी, देन ऑन द रेमिटेंस टू इंडिया इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल, इट विल नॉट बिकम इंक्लूडेड, इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी। इसके बाद एक और पॉइंट, इनकम इज टैक्सेबल वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। तो अगर आपको इनकम कैश में मिली होगी तब भी वो इनकम है, और अगर वो आपको इनकम इन काइंड मिली होगी, अदर देन कैश मिली होगी, देन इन दैट केस इट इज आल्सो टू बी टर्म्ड एज इनकम, और वो आपकी इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी। कैसे कंप्यूट की जाएगी, कैसे इंक्लूड की जाएगी, उसके लिए अलग अलग हेड्स में कुछ बातें बताई गई हैं। सैलरी में बताया गया है कि कैसे परक्यूजिट्स इंक्लूड होंगे। सिमिलरली पीजीवीपी में इन काइंड बेनिफिट्स को इंक्लूड करने का तरीका बताया गया है। तो वो सारे तरीके आपको ओवर द चैप्टर, ओवर द एंटायर सिलेबस पता चल जाएगा, बट स्टिल इन काइंड वाली वैल्यूज भी आपके इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। द इनकम टू बी टैक्स्ड इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर इज द इनकम which is earned or which arise during the relevant previous year. Therefore, if an income which was earned during any earlier year but could not be taxed in India due to any reason, मान लीजिए आपने कोई इनकम कमाई है किसी पर्टिकुलर ईयर में और वो इंडिया के लॉ के हिसाब से टैक्सेबल नहीं हो पाई, इंडिया के लॉ के हिसाब से इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाई ड्यू टू एनी रीजन, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मे बी because of the fact that SSC was a non-resident in that year, will not become taxable merely because it has been remitted to India
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बहुत ही सिंपल सा केस, एक इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई, तब आप नॉन रेजिडेंट थे, तो नॉन रेजिडेंट होने की वजह से उस इनकम पर हम टैक्स नहीं कर पाए। अब आप बन गए हैं रेजिडेंट, या आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना रहे हो, आपने वो इनकम इंडिया में रेमिट कर दी, तो वो अब आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इनकम उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं हो पाई थी जब एक्चुअली इट वाज अक्रू और अराइज। तो यही पॉइंट मैंने आपको यहां पर भी समझाया था। जिस बार आप पहली बार रिसीव करेंगे इनकम, वो आपकी इनकम है। अगर आपने रिसीव कर ली फिर उसको अगले साल में रेमिट कर दिया, तो रेमिटेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया टू ट्रीट दैट इनकम एज एन टैक्सेबल और नॉट। तो रेमिटेंस नहीं देखना है आपको, फर्स्ट रिसीप्ट देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की देखें, एक्स ने अर्न करी है इनकम ऑफ 2.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 आउटसाइड इंडिया एंड केप्ट इट आउटसाइड इंडिया, उसने बाहर ही रख ली ड्यूरिंग दैट ईयर बट रेमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया, और उसने ये अमाउंट इंडिया में रेमिट कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 में उसने इंडिया में भेज दिया पैसा। इट शेल नॉट बी टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021। तो वो 2021 के लिए इंडिया की इनकम, इंडिया में इनकम नहीं बनेगी, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 1920 और वो इंडिया के बाहर उसको रिसीव हुई थी। आई होप यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो यहां पर मैंने आपको अक्रूइंग और राइज के बीच में एक डिफरेंस बताया है, इसको आप एक बार जस्ट रीडिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अक्रूइंग एंड अराइजिंग। तो आप इसको जस्ट रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इसका, ताकि आप इसको एक बार रीड कर पाए और समझ पाए कि क्या डिफरेंस है अक्रूइंग और अराइज के बीच में। इसके बाद आप आएंगे, इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पॉइंट समझा है इसके लिए। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, देख लेते हैं इसमें क्या हमसे पूछा गया है और हमें कैसे इसका आंसर कैसे हमें इसका आंसर करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31st March 2021, compute the total income for the assessment year 2021 if he is a resident, ordinarily resident, resident but not ordinarily resident and non-resident। तो इन तीनों ही केसेस में आपको बताना है कि ये जो आपको इनकम दी गई है पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी और किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। इंडियन कंपनी का शेयर था, आपने वो जर्मनी, इंडियन कंपनी का शेयर आपने बेचा और उसकी जो अमाउंट आपने रिसीव करी वो जर्मनी में रिसीव करी। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये आरओआर के केस में टैक्सेबल है, आर एनओआर के केस में टैक्सेबल है या नहीं, एनआर के केस में टैक्सेबल है या नहीं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। यहां पर लिख लेता हूं आरओआर के केस में, आर एनओआर के केस में और एनआर के केस में। पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई। सबसे पहला अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का शेयर है बट अमाउंट रिसीव्ड इन जर्मनी। तो बताइए आरओआर, रेजिडेंट ऑर्डरली रेजिडेंट के केस में क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। आरओआर को तो सभी इनकम पर टैक्स देना है, चाहे उसने इंडिया में कमाई है, चाहे उसने इंडिया के बाहर कमाई है, चाहे उसने इंडिया के बाहर अक्रू की है। तो इस केस में आरओआर के केस में अमाउंट है इसका 15,000 रुपए, आरओआर के केस में ये 15,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में।
क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। जब आपने शेयर बेचा, इंडियन कंपनी का शेयर था, इंडिया में बेचा, बट अमाउंट आपने जर्मनी में रिसीव किया, तो जो इसका अक्रूवल प्लेस है वो कहां पर जनरेट हुआ? अंडर इंडिया। तो पॉइंट नंबर बी याद करिए, इनकम अक्रू और अराइज्ड और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और सेम ही पॉइंट नंबर बी नॉन रेजिडेंट के केस में भी एज इट इज है, तो ये नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। हेंस मैं कह सकता हूं पॉइंट नंबर ए तीनों के ही हाथ में टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, चाहे आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, या चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। आपने जापानीज कंपनी से डिविडेंड रिसीव किया और जापान में ही रिसीव किया, तो अब इस केस में रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही है, क्योंकि रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तो सभी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। तो यहां तो आप सिंपली अमाउंट इसका देख लेते हैं 10,000, तो आप ए के केस में टैक्सेबल कर देंगे। ए मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन जापान और इट इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन भी इंडिया में सेटअप नहीं है, तो इसलिए रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंडन later on remitted to India through approved banking channel। तो आपने एक रेंट रिसीव किया लंदन की प्रॉपर्टी पर, लंदन में ही रिसीव किया और बाद में आप उसे इंडिया में लेके आ गए। अब आपको बताना है आरओआर, एनओआर और एनआर के केस में ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये इंडिया में ना तो रिसीव हुआ, इंडिया में ना ही अक्रू हुआ। नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं हुआ। एनओआर के केस में भी ये टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज ना तो ये इंडिया में रिसीव हुआ था, ना ये इंडिया में अराइज हुआ था, अक्रू और अराइज हुआ था। हालांकि ये इंडिया में बाद में आया था, लेकिन मैंने आपको बताया फर्स्ट रिसीप्ट आपको देखनी है, फर्दर उसके बाद कोई रेमिटेंस हुई है तो वो आपको चेक नहीं करनी है, वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तो ये टैक्सेबल होगा ही होगा, क्योंकि उसको तो अपनी सभी इनकम पर टैक्स पे करना है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो इंडिया के बाहर की हो। तो यहां पर अमाउंट है इसका 75,000 विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ RNOR। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि आपको 30% की एक डिडक्शन मिलती है ऑन द रेंट। तो आपका जो यहाँ पर रेंट है 75,000, इसमें आपको 30% की डिडक्शन मिल जाएगी, विच इज कम्स टू बी 75,000 इंटू 30%, 22500। तो आपके हाथ में जो टैक्सेबल होगा अमाउंट, यहां पर मैं लिख देता हूं टैक्सेबल वैल्यू, वो होगी 52,500। तो आपको यहां पर 52,500 रुपए पे ही टैक्स देना होगा एज पर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोविजन। तो वो आप उस चैप्टर में और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर जस्ट अभी ब्रीफली बता दिया है कि 30% की आपको डिडक्शन मिलती है। पॉइंट नंबर डी देख लेते हैं। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। आपको एक इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है आरपी लिमिटेड। अब आपको बताना है वेदर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर, आरएनओआर और एनआर। तो देखिए, डिविडेंड अगर आपको इंडियन कंपनी से मिला है, ऑब्वियसली इंडिया में मिला है, hence it is taxable in the hands of ROR. It is taxable in the hands of RNOR also, because the business is set up in India, received in India, everything
आप यहाँ पर कंडीशन लगा के देखिए, पॉइंट नंबर 1 रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया यहीं से होता है, तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ RNOR ऑल्सो इन नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ही हुआ है। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट नंबर ई देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ई में क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। तो ये मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में बताऊंगा कि अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम अर्न करी है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड से आप एग्रीकल्चर इनकम ही अर्न करेंगे, तो वो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हेंस पॉइंट नंबर ई 000 in the hands of ROR, in the hands of RNOR as well as in the hands of non-resident। तो यहां पर इसका आप टोटल कर लीजिए, जो भी अमाउंट यहां पर आएगा दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड रेजिडेंट सॉरी नॉन रेजिडेंट। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकता है, मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकता है या व्हाट्स यूट्यूब पर अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल के अपने क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन ले सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू राइट नाउ, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, इट मस्ट बी नोटेड दैट income which has been taxed on a accrual basis cannot be assessed again on a receipt basis, it will amount to a double taxation। I have already explained it to you कि अगर वो इनकम पहले टैक्सेबल टैक्स हो गई है तो वो ऑन द एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस और रिसीप्ट इट विल नॉट बिकम अ टैक्सेबल। इसके बाद आइटम ऑफ इनकम accruing or arising outside India shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into the account in a balance sheet prepared in India। तो अगर आपने कोई बैलेंस शीट इंडिया में बनाई है और उसमें कोई आइटम डाल दी है, तो जस्ट बिकॉज कि आपने वो बैलेंस शीट में आइटम डाल दी है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम। तो बैलेंस शीट में कोई आइटम डाल देना या उसको कंसिडर कर लेना ये नहीं बताता कि वो इनकम आपकी इनकम हो गई है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी। एक लास्ट पॉइंट और लिखा है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। Once an item of income is included in the assessee's total income and subjected to tax on the grounds of its accrual or deemed accrual or received, it cannot again be included in the person's total income and subjected to tax either in a same or in a subsequent year on the grounds of its received, whether actual or deemed। So we have already covered this point कि अगर आपने कोई इनकम किसी पर्सन की इनकम में इंक्लूड कर ली है, चाहे किसी भी बेसिस पर करी, तो वो दोबारा आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो सेम फाइनेंशियल ईयर सेम प्रीवियस ईयर में हो चाहे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में हो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अब आपको रिसीव हुई है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो इनकम वाला टॉपिक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ इनकम एक्सप्लेन करी है, इनकम अंडर सेक्शन 9, साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव, व्हाट इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज। ये सब आपके लिए एक होमवर्क है, बिकॉज ये सारा थियोरिटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली अभी इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि ये ओवर द सिलेबस जैसे जैसे हेड्स आएंगे मेरी इनकम के वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, या जहां जहां मुझे इसकी जरूरत होगी लिंकिंग की वहां पर मैं आपको इसको लिंक करके बताऊंगा। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू, इस पूरे पार्ट को आप होमवर्क ट्रीट करिएगा और एक बार बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर अपने माइंड को इधर उधर की चीजों से हटाकर आप इसको एक बार रीड करिएगा, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जस्ट अ रफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ। केवल इसको एक नॉवल की तरह से मत पढ़िएगा या कोई स्टोरी की तरह से मत पढ़िएगा, ये एक बहुत ही लीगल प्रोविजन है, इनकम के बारे में बताया गया है कि इनकम का क्या मतलब होगा एज पर इनकम टैक्स, वो आपको यहाँ पर समझना है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे कंसंट्रेट होके पढ़ें, और आपको कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो वो आप मुझसे डिस्कस करें,
ओवर द टेलीग्राम चैनल, ओवर द व्हाट्सएप, और आप यूट्यूब कमेंट पर मुझसे पूछें। और बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ एक लाइव सेशन भी लेके आऊंगा, उस लाइव सेशन में भी आप मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। तो इनकम अंडर सेक्शन 9 जो कि आपका पेज नंबर 10 पर दिया गया है, आप इसे होमवर्क मार्क करिएगा। पेज नंबर 11 एंटायर पेज इज योर होमवर्क, आप इसको भी होमवर्क में रखिएगा। आपको जस्ट रीडिंग करनी है, कहीं भी आपको टेंशन और परेशान नहीं होना है। पेज नंबर 12 इज ऑल्सो योर होमवर्क। पेज नंबर 13 पे जब आप आएंगे तो यहां तक का पार्ट जो कि आपका पॉइंट नंबर 9 है, ये उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो ये आपका यहां तक होमवर्क है जिसको आप एज ए होमवर्क ही रीड करेंगे। बहुत कंसंट्रेट होके रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 25 कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा आज ही की क्लास में। इससे पहले एक और चीज बता दूं, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इट इज ऑल्सो योर होमवर्क, आप एक बार घर से पढ़िएगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज ऑल्सो होमवर्क। देन इसके बाद दिया गया है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज ऑल्सो होमवर्क। तो आप इस पर टेंशन मत लीजिएगा, आप एक बार घर से रीड करिएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले 15 मिनट में आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 25 विद यू, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरा जो बेसिस फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन टॉपिक्स को लेकर, वो हम एक पार पर आ जाए कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग ली है और जो मैं आपको पॉइंट्स कन्वे करना चाहता हूं, वो हम दोनों सेम पाथ पर हैं भी या नहीं। इसके बाद आते हैं, दिस इज अ समरी विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, तो ये मैंने उसको एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन में यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको आप रीड करें या ना करें, इट इज इररिलेवेंट फॉर यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन डिटेल विद यू। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। तो ये मैं आपको भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 27 मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 27 सेज द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ वाई फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। वाई की ये इनकम है जो आपको नीचे दी गई है, जिसमें सबसे पहली इनकम है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, एंड इसी तरह से बहुत सारी कुछ इनकम और है। अब हमें बताना है compute his total income for the assessment year 2021 if he is a resident ordinarily resident मतलब ROR, resident not ordinarily resident मतलब RNOR, और नॉन रेजिडेंट मतलब NR। इन तीनों ही केसेस में हमें बताना है कि ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो चलिए वापस आ जाते हैं, इसी टेबल को फिर से क्रिएट कर लेते हैं। ROR, RNOR, NR। A, B, C, D, E, F, कितने पॉइंट्स हैं? G तक है हमारे पास। देन G। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट रिसीव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। तो प्रॉपर्टी कहां पर है? दिल्ली में। आप दिल्ली की प्रॉपर्टी से कोई रेंट अर्न करेंगे तो उस केस में क्या होगा? अक्रू और अराइज इन इंडिया। भले आपको रिसीव यूएसए में हुई है बट अक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया। अक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया। तीनों ही केसेस में सेम पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, तीनों ही केसेस में सेम लिखा हुआ है। देन इन दैट केस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर एनओआर, आर एनओआर और एनआर। तो ये 80,000 रुपए तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएंगे। एक बात का आप खास ध्यान रखना, यहां पर मैंने डिडक्शन नहीं दी है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में दी, वो मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं। तो
इसके लिए आपके पास चॉइस है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां स्पेसिफिकली लिखा हो डिडक्शन देनी है, तो आप डिडक्शन दीजिएगा। अगर आप डिडक्शन नहीं दे रहे हैं तो आप वहां नोट दे दीजिए। नीचे एक नोट लिखेंगे, वी हैव एज्यूम दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन has already given in house property income। और अगर आप दे देते हैं तब भी आप एक assumption दे दीजिएगा, we have assumed that standard deduction is not yet given and we are allowing the same। पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। बी में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बेंगलुरु कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए। तो बिजनेस कहां है? बेंगलुरु में है। कंट्रोल कहां से होता है? यूएसए से। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है। तो पॉइंट नंबर बी तीनों ही केसेस में आ जाएगा। 180 180 180 तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। सी पॉइंट क्या कहता है? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो अगर कोई यूएसए में बिजनेस है और इंडिया से कंट्रोल होता हो, अमाउंट इज 1,20,000, तो बताइए रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आर एनओआर के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस इज सेटअप इन आउटसाइड इंडिया। इसके बाद वापस आते हैं डी पॉइंट, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया। तो आरओआर के केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिसीव वहां पर हुआ है, सब्सिक्वेंटली इंडिया में रेमिट हुआ है। आरओआर के केस में सभी इनकम टैक्सेबल है, आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं है। Interest from deposit with Indian company received in USA 20,000, it is taxable in the hands of ROR। क्यों? इंडिया में रिसीव है, सॉरी इंडिया में अक्रू है। रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए, तो अक्रू क्योंकि इंडिया में हुआ है। आर एनओआर के केस में भी अक्रू इंडिया में हुआ है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी अक्रू इंडिया में ही हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 ऑफ अ बिजनेस इन यूएसए रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 नॉट टैक्स्ड अर्लियर। तो आपको याद होगा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर कोई इनकम पहले टैक्सेबल नहीं हो पाई है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो दोबारा अगले फाइनेंशियल ईयर में या अगले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस केस में ये 75,000 टैक्सेबल नहीं होंगे, ना तो इसके हाथ में, ना इसके हाथ में और ना ही इसके हाथ में। तो पॉइंट नंबर 5 इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। पॉइंट नंबर जी आता है, सॉरी पॉइंट नंबर एफ इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। पॉइंट नंबर जी आता है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट। अगर आपको गिफ्ट मिला है अपने पेरेंट से, तो अगर आपको गिफ्ट मिला है अपने पेरेंट से, इट इज एग्जेम्प्ट इनकम। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनकम अंडर हेड अदर सोर्स, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट रिलेटिव से अगर आपको मिलता है, मींस गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, that is exempt in the hands of recipient and that is exempt from the income tax। तो यहाँ पर ये जो 45,000 रुपए हैं, that is again not taxable, ना तो इसके हाथ में, ना इसके हाथ में और ना ही इसके हाथ में, and hence यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट आएगा that is taxable in the hands of RNOR, RNOR और नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, वापस आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 is completed now. Come to the question number 28. 29 is your homework. 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 is also your homework. क्वेश्चन नंबर 30 के बाद that's it. तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑल्सो योर होमवर्क। आप इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे और आप में से अपने आंसर टैली कर लेंगे, इधर ऑन टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में केवल इतना ही था, जहां पर मैंने आपको स्कोप ऑफ द टोटल इनकम डिस्कस किया। हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसमें रह गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो होमवर्क में आपको दिया है, तो आप एक बार उसे होमवर्क में रीड करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल डिस्कस इन द लाइव सेशन, वी विल डिस्कस इन द टेलीग्राम चैनल, जो हमने ग्रुप डिस्कशन का एक चैनल क्रिएट किया है, वहां पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें मैं स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर के बचे हुए पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैं जस्ट उसको एक बार ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा, और जो बाकी पॉइंट्स, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और डीम टू बी अक्रूड, अराइज और डीम टू बी अराइज मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन नंबर 25, जो मैंने अभी आपके लिए छोड़ रखा है एज ए होमवर्क। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ गया? लेट मी चेक कौन से पेज पर था। यस, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 13 पर है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं इसे लिख भी लेता हूं मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन नंबर 25, ये दो क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही बताऊंगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर की बुक ऑलरेडी आपको लिंक में दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, उस नेक्स्ट क्लास का जो बुक वाला मटेरियल है, उसका लिंक मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। अब वहां से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। जल्द ही आपको नेक्स्ट क्लास के साथ मिलता हूं एज पर आर शेड्यूल, जो शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, दिल से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास एज पर द शेड्यूल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।